हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आप सब लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करती हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब हम अपनी आज की पॉलिटी की क्लास पर आते हैं। सो गाइस, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं, पॉलिटी में जो हम पढ़ रहे हैं, हम अपने मूल अधिकारों के बारे में पढ़ रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि हमारे संविधान के तीसरे भाग के अंतर्गत आते हैं। आज की हमारे इस टॉपिक की 42वीं क्लास है। तो अब तक की जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, तो जिन जिन बच्चों ने नहीं किए हैं, एक बार आप उन क्लासेस को लीजिएगा। उसके बाद आज की ये जो क्लास है आपको और अच्छे तरीके से समझ आएगी। और जो इस चैनल पर नए हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, एक बार आप पहली क्लासेस ज़रूर लीजिएगा। अब आते हैं हमारी आज की क्लास पर। जैसे कि आप लोग जानते हैं, पॉलिटी में हम क्या पढ़ रहे हैं। पॉलिटी में हम जो हमारे मूल अधिकार हैं, हमने जान लिया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट है वो आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक आते हैं। कहाँ तक आते हैं? आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। तो हम लास्ट क्लास में आर्टिकल 35 भी कंप्लीट कर चुके हैं। हम पढ़ चुके हैं कि आर्टिकल 35 में क्या बताया गया है, किन किन बातों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए जो आर्टिकल 35 में दी हुई हैं। अब आगे हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो आगे हम क्या पढ़ेंगे कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसमें कुछ चीज़ें रह जाती हैं जो नहीं पढ़ाई जाती हैं। क्यों नहीं पढ़ाई जाती हैं? कि एग्ज़ाम में उनके आने की चांसेस कम रहते हैं। लेकिन एग्ज़ाम में आने के चांसेस कैसे भी हो या ना हो, कम हो, लेकिन मैं सारा डिटेल में कराऊंगी। ठीक है? जो जिस उसको क्या, जब हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ ही रहे हैं तो हमको सारी चीज़ें स्टार्टिंग में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज जो हम जानेंगे, जब हमने स्टार्टिंग में जब हमने फंडामेंटल राइट स्टार्ट किए थे तो हमने ये पढ़ा था, ये जाना था कि बेसिकली जो मूल अधिकार है हमारे वो 7 हैं। लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया था, उसको फिर मूल अधिकार ना करके कानूनी अधिकार बना दिया गया था। तो अब ये संपत्ति का जो अधिकार है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है, मतलब किस प्रकार से उसको हटाया गया और उसको कौन से आर्टिकल से फिर जोड़ा गया और उसमें क्या क्या बातें बताई गई हैं, वो हम इसी में कवर कर लेंगे। ठीक है? क्योंकि वो हमको पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो हम क्या पढ़ेंगे? हम जानेंगे कि संपत्ति के अधिकार की वर्तमान में स्थिति, मतलब जो हमारा संपत्ति का अधिकार है उसकी वर्तमान में क्या स्थिति है वो हम पढ़ेंगे। ठीक है? चलिए, तो इसमें कहा गया है कि वास्तव में संविधान के भाग 3 में उल्लिखित 7 मूल अधिकारों में से संपत्ति का अधिकार एक था। जैसे मैंने आपको बताया कि जब हमारा जो जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ था तो हमारे 7 मूल अधिकार थे, लेकिन जिसमें से क्या है, संपत्ति का अधिकार भी एक था। अब आगे इसमें क्या कहा गया है? आगे बताया गया है कि अनुच्छेद 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज 6 एवं अनुच्छेद 31 में वर्णित था। जो किस में वर्णित था? जो हमारा आर्टिकल 19 है उसके क्लॉज 1 के सब क्लॉज 6 में संपत्ति का अधिकार वर्णित था और आर्टिकल 31 में वर्णित था, जिसको हटा दिया गया था। आगे बताया गया है अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए सब क्लॉज 6 प्रत्येक नागरिक को संपत्ति के अधिग्रहण करने, उसको रखने एवं निपटाने की गारंटी देता था। तो जो आर्टिकल 19 था, अनुच्छेद 19 था, अनुच्छेद 19 का क्लॉज ए का सब क्लॉज 6 जो प्रत्येक भारतीय नागरिक है उनको संपत्ति अधिग्रहण करने और उसको रखने और उसको निपटाने की गारंटी देता था। ठीक है? जबकि बात करें जब हमारा ये जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारे फंडामेंटल राइट में था। जबकि दूसरी तरफ अनुच्छेद 31 प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक, को संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। जबकि जो आर्टिकल 31 है तो वो क्या करता है? प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या गैर नागरिक मतलब कि जो भारत से दूसरे देश के जो नागरिक हैं, जो विदेशी नागरिक हैं, को अपनी संपत्ति वंचन करने के खिलाफ अधिकार प्रदान करता है। ठीक है? ये कौन सा था आर्टिकल? ये आर्टिकल 31 था। इसमें यह व्यवस्था की थी, या फिर इसमें यह व्यवस्था है कि बिना विधि सम्मत कानून के कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं जताएगा। आर्टिकल जो 31 है उसमें यह व्यवस्था थी कि बिना विधि सम्मत
मतलब बिना विधि की सहमति के या बिना विधि की सम्मति के कानून के कोई भी संपत्ति का अधिकार नहीं जताएगा। जो कानून की है कोई भी संपत्ति है उस पर कोई भी अपना अधिकार नहीं जताएगा। ठीक है, आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है यह राज्य को किसी व्यक्ति की संपत्ति अधिग्रहण कर 2 शर्तों के आधार पर शक्ति प्रदान करता है। अब ये जो आर्टिकल 31 है ये किसी भी राज्य को किसी भी व्यक्ति की जो संपत्ति है उसको अधिग्रहण करने की, अधिग्रहण कर 2 शर्तें, मतलब 2 शर्तों के अधिकार पर शक्ति प्रदान करता है। यदि कोई राज्य किसी भी व्यक्ति की संपत्ति को अधिग्रहण करता भी है तो 2 शर्तें हैं आर्टिकल 31 जो बताता है। कौन सी शर्तें हैं? इसे सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए। सरकार किसी भी व्यक्ति की संपत्ति या तो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ले रही हो, या फिर इसका हर्जाना या फिर क्षतिपूर्ति उसके मालिक को दिया जाना चाहिए, या फिर किसी मतलब किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है यदि उसको सरकार ले रही है तो उसका पूरा हर्जाना, मतलब क्षति तो होगी, जब हम किसी से कोई चीज़ ले रहे हैं तो उसका नुकसान तो होगा ही ना, तो उसके मालिक को उसका हर्जाना दिया जाना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन थी। ठीक है, अब आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है कि संविधान लागू होने के समय से ही संपत्ति का मूल अधिकार सबसे अधिक विवादस्त रहा है। मतलब जब हमारा संविधान लागू हुआ था तो लागू होने के समय से ही जो संपत्ति का अधिकार था, जो राइट टू प्रॉपर्टी था, वो विवादों में रहा। ठीक है, इसके कारण संसद व उच्चतम न्यायालय के बीच विवाद उत्पन्न हुए। तो इस वजह से क्या हुआ, जो हमारी संसद है, जो हमारी पार्लियामेंट है और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उन दोनों के बीच में भी विवाद उत्पन्न हुए। इस पर कई सारे संविधान संशोधन हुए, जिस वजह से क्या हुआ, इस जो संपत्ति का अधिकार है इस पर कई सारे अमेंडमेंट्स भी हुए। उसमें पहला, चौथा, 7वां, अब अमेंडमेंट्स कौन से हुए थे, पहला अमेंडमेंट हुआ, फिर चौथा, फिर 7वां, फिर 25वां, फिर 39वां, फिर 40वां, फिर 42वां संशोधन शामिल है। तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हुए हैं, पहला, चौथा, 7वां, 25वां, 39वां, 40वां, 42वां, ये जितने भी अमेंडमेंट हैं ये सब राइट टू प्रॉपर्टी जो है, जो संपत्ति का अधिकार है, उससे संबंधित हैं। ठीक है, ये जितने भी संशोधन हुए हैं। अब आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे बताया गया है इन संशोधनों के द्वारा, ये जो संशोधन हुए हैं इन संशोधनों के द्वारा अनुच्छेद 31 कै, मतलब 31 की क्लॉज कै, 31 की क्लॉज ख, 31 की क्लॉज ग को जोड़ा गया। अब जब ये अमेंडमेंट्स हुए तो इसमें इन क्लॉजों को कै, ख, ग, इन क्लॉजों को आर्टिकल 31 के साथ जोड़ा गया और समय समय पर उच्चतम न्यायालय के फैसले को इस पर विवादास्पद अधिकार के संबंध में कम किया गया। और साथ ही साथ जो समय समय पर जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी फैसले आते थे विवाद से भरे रहते थे, उन अधिकारों के संबंध में इसको भी फिर क्या किया गया, कम किया गया। ठीक है, आई होप इतनी बात आपको समझ आ रही होगी। अगर नहीं समझ आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। आगे इसमें कहा गया है इसमें से अधिकतर मामले निजी संपत्ति के लिए अनुरोध, उनके अधिग्रहण एवं उनके क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित थे। अब जो भी मामले जाते थे सुप्रीम कोर्ट में तो अधिकतर मामले किससे रिलेटेड रहते थे, निजी संपत्ति के लिए होते थे, मतलब निजी संपत्ति के लिए अनुरोध, या फिर उनके अधिग्रहण, किसी ने उस पर अधिग्रहण कर लिया है, या फिर उनकी क्षतिपूर्ति के भुगतान से संबंधित, ये सब मामले सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाते थे। तो इस प्रकार क्या हुआ आगे, इस प्रकार 44वें संशोधन अधिनियम 1978 में द्वारा मूल अधिकारों में से संपत्ति के अधिकार को भाग 3 में अनुच्छेद 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज च और अनुच्छेद 31 को निरस्त किया गया। तो इस बात के चलते जब इतने ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आ रही थी, इतने ज़्यादा केसेस जब संपत्ति के अधिकार से संबंधित सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, तो क्या हुआ, 44th अमेंडमेंट हुआ, 44वां संशोधन अधिनियम हुआ। कब हुआ, 1978 के अंदर। तो उसमें क्या किया, जो मूल अधिकारों में से जो संपत्ति का अधिकार है, जो कि भाग 3 के आर्टिकल 19 के सब क्लॉज आर्टिकल 19 के क्लॉज ए के सब क्लॉज च और अनुच्छेद 31, ये दोनों
संपत्ति के अधिकार से ही संबंधित है, अभी हम पढ़ ही रहे हैं। तो इनको क्या किया गया, इनको निरस्त कर दिया गया। ठीक है, 44वें जो अमेंडमेंट हुआ था उसमें इनको निरस्त कर दिया गया। आगे है संपत्ति का अधिकार शीर्षक के तहत भाग 12 में नए अनुच्छेद 300A को शुरू किया गया। अब इसको क्या किया गया, ये जो संपत्ति का अधिकार है इस शीर्षक के तहत जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो संविधान है, उसके भाग 12 में एक नया अनुच्छेद 300A को ऐड किया गया, या फिर कह सकते हैं कि शुरू किया गया। ठीक है, आगे इसमें बताया गया है कि इसमें व्यवस्था दी गई कि कोई भी व्यक्ति कानून के बिना संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। अब इसमें व्यवस्था क्या दी कि कोई भी व्यक्ति, प्रत्येक भारतीय जो भी नागरिक है, वो कोई भी व्यक्ति, उसको क्या है, कानून के बिना संपत्ति से वंचित उसको नहीं रखा जाएगा, या फिर संपत्ति से उसको वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, इस तरह संपत्ति के अधिकार अब भी एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार है। तो इसलिए जो हम कह सकते हैं कि जो हमारा संपत्ति का अधिकार है, ये हमारा मूल अधिकार ना होकर अब भी क्या है, एक कानूनी या फिर संवैधानिक अधिकार है। मूल अधिकार नहीं है, लेकिन कानूनी और संवैधानिक अधिकार है। मूल अधिकार क्यों नहीं है, क्योंकि इतनी कॉम्प्लिकेशंस आने लगी लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट के पास इतने केसेस जाने लगे इस अधिकार को लेकर। फिर इसको क्या किया गया 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा 1978 में, कि इसको क्या मतलब कि इसको संपत्ति का अधिकार न कर इसको कानूनी अधिकार या फिर संवैधानिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, आई होप आपको इतनी बात क्लियर हो गई होगी। यद्यपि यह कोई मूल अधिकार नहीं है, यद्यपि अब एट प्रेजेंट में यह जो संपत्ति का अधिकार है कोई फंडामेंटल राइट नहीं है, मूल अधिकार नहीं है, यह संविधान के मूल ढांचे का भी हिस्सा नहीं है, और अब यह संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा भी नहीं है। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई होगी। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार की तरह निम्नलिखित तरीकों से लागू होता है। अब जो राइट टू प्रॉपर्टी है या संपत्ति का अधिकार है, यह क्या है, एक विधिक अधिकार की तरह, जो हम आगे तरीके पढ़ेंगे इन तरीकों से लागू होता है। जैसे कि मूल अधिकारों से अलग, मतलब मूल अधिकारों से अलग हम इसको मानेंगे, मतलब मानेंगे क्या हो ही गया है। तो जो विधिक अधिकार है उसकी तरह, अब इसके तरीके क्या क्या हैं, जो संपत्ति का अधिकार है किस प्रकार से लागू होगा, उन तरीकों के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले है इसमें, इसे बिना संविधान संशोधन के संसद के साधारण कानून के तहत नियमित, कम या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। जो संपत्ति का अधिकार है इसमें क्या है, बिना संविधान संशोधन, मतलब इसके लिए अगर इसमें इसके कानून में अगर कोई चेंजेस करने हैं संसद को, पार्लियामेंट को, तो उसके लिए कोई अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं है। संसद के साधारण कानून के तहत, मतलब जो संसद का साधारण कानून है उसी के तहत नियमित, कम या पुनर्निर्धारित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या कहा गया है, यह कार्यकारी क्रिया के खिलाफ निजी संपत्ति की रक्षा करता है, लेकिन विधायी कार्य के खिलाफ नहीं। यह जो है, यह कार्यकारी क्रिया जो है उसके खिलाफ निजी संपत्ति की तो रक्षा करता है, लेकिन जो विधायी कार्य है उसके खिलाफ रक्षा नहीं करता। ओके, आगे इसमें कहा गया है, उल्लंघन के मामले में पीड़ित व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत सीधे उच्चतम न्यायालय नहीं जा सकता। या मतलब जो संवैधानिक उपचार अधिकार जिसमें रिट शामिल है आर्टिकल 32 में, तो यदि उल्लंघन होता है तो जो पीड़ित व्यक्ति है वो डायरेक्ट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में नहीं जा सकता। वह अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय जा सकता है, मतलब वो हाई कोर्ट जा सकता है आर्टिकल 226 के तहत, बट वो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। यदि उसके संविधान, उसके जो संपत्ति है उस किसी भी तरीके से वो पीड़ित है व्यक्ति, किसी भी तरीके से उसको पीड़ा पहुंचाई जाती है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, तो वो आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट तो जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकता। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे कहा गया है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण या अनुरोध के मामले में हर जाने के अधिकार की कोई गारंटी नहीं है। यदि राज्य
राज्य द्वारा किसी भी जो निजी संपत्ति है उसका अधिग्रहण या फिर उसका अनुरोध संबंधी कोई मामला है या हर जाने का अधिकार है, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो आगे इसमें क्या कहा गया है, आगे कहा गया है इस तरह संपत्ति के मूल अधिकार के भाग 3 से समाप्त कर दिया गया। जो इसी तरह जो संपत्ति का अधिकार है उसको क्या किया गया, भाग 3 से समाप्त कर दिया गया। भाग 3 में अब भी यह व्यवस्था है कि राज्य द्वारा निजी संपत्ति के अधिग्रहण पर हर्जाने का अधिकार होगा, इन दो मामलों में भुगतान होगा। अब क्या है कि जो संपत्ति का मूल अधिकार है उसको भाग 3 से समाप्त कर दिया गया, लेकिन भाग 3 में अब भी यह व्यवस्था है कि जो राज्य द्वारा निजी संपत्ति है उसके जो अधिग्रहण पर जो हर्जाने का अधिकार होगा, दो मामलों में होगा। किन किन दो मामलों में होगा? पहला मामला क्या है, जब राज्य द्वारा किसी अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान की संपत्ति का अधिग्रहण किया जाए, जो कि आर्टिकल 30 से संबंधित है। यदि राज्य से मतलब है कि राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई भी द्वारा किसी भी जो अल्पसंख्यक शैक्षणिक जो संस्थान है या उनसे यदि कोई संपत्ति अधिग्रहण की जाती है तो जब उसको हर्जाना दिया जाएगा। और दूसरा है जब राज्य उस संपत्ति का अधिग्रहण करे जिस पर व्यक्ति अपनी फसल उगा रहा है। यदि जो भी कुछ किसान है यदि अपनी कोई फसल उगा रहा है जिस भी भूमि पर, जिस भी संपत्ति पर, और भूमि संवैधानिक निर्धारित सीमा के अंदर अनुच्छेद 31 के जो क्लॉज क्या के तहत, मतलब जब राज्य उस पर संपत्ति का अधिग्रहण करे तो जब उसको हर्जाना देना होगा। यदि किसी व्यक्ति की कोई पर्सनल भूमि है, पर्सनल ज़मीन है, उसमें उसकी फसल उग रही है, तो इस कंडीशन में यदि सरकार उसको लेती भी है तो उसके तहत सरकार को क्या करना पड़ेगा, हर्जाना देना होगा। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है पहली व्यवस्था को 44वें संशोधन अधिनियम 1978 के तहत जोड़ा गया। अब जो ये पहली व्यवस्था है उसको तो जो हमारा 44वां संशोधन हुआ था कब, 1978 में, उसके तहत जोड़ा गया। और जो दूसरी व्यवस्था है उसको 17वें संशोधन अधिनियम 1964 के तहत जोड़ा गया। ठीक है, मतलब जो पहली व्यवस्था है कि जो अल्पसंख्यकों की जो शैक्षणिक संस्थान है यदि सरकार उसका अधिग्रहण करती है तो उस रूप में सरकार को हर्जाना देना होगा, जो कि 1978 में जो संशोधन हुआ था 44वां उसके तहत जोड़ा गया। और जो दूसरा है कि यदि कोई फसल वगैरह उगा रहा है कोई भी व्यक्ति, यदि सरकार जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार उसकी भूमि पर अधिग्रहण करती है, उस जमीन पर अधिग्रहण करती है, तो उसको उसके उसके बिल मतलब उसका भी हर्जाना देना होगा सरकार को। तो ये कब जोड़ा गया, ये 17वां जो संशोधन हुआ था हमारे संविधान के अंदर, कब हुआ था, 1964 में, उसके तहत जोड़ा गया। ठीक है, आगे इसमें कहा गया है इस तरह अनुच्छेद 31 ग को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया। तो इस तरह जो आर्टिकल 31 का क है, 31 का ख है या 31 ग, ये क्लॉज है सब आर्टिकल की, ये क्लॉज है। जैसे एक क्लॉज का मतलब है कि जैसे आर्टिकल 31 है तो इसका एक पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया, तो इनको हम क्लॉज बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया है कि अनुच्छेद 31 की क्लॉज क, 31 की क्लॉज ख और 31 की क्लॉज ग को मूल अधिकारों के प्रतिवाद के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, तो ये था, ये एक छोटी सी जानकारी थी जो संविधान के जो अधिकार है उसके संबंध में। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर नहीं समझ आई है तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। कोई भी मेरी तरफ से कोई भी गलती हुई हो या कोई भी कमी हो तो प्लीज़ कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो आज की क्लास इतनी ही रहेगी। अब कल हम क्या पढ़ेंगे, अब जब कोई भी चीज़ होती है तो उसके प्रति अपवाद तो होते ही है ना, कोई भी बात होती है। अब जब हमारे मूल अधिकार हैं तो इनके अपवादों के बारे में हम पढ़ेंगे और फिर आलोचनाओं के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम में पूछ लेता है क्वेश्चन इनसे संबंधित भी। जब ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद क्या करूँगी कि हमारे जो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसके अंदर जैसे आर्टिकल 12 में क्या बताया गया है, एक शॉर्ट में जिससे क्विक रिवीजन बोलते हैं इस तरीके की, वो भी मैं क्लास बना के डाल दूँगी। ठीक है,
तो मैं आशा करती हूँ आज की क्लास आपको समझ आई होगी और अच्छी लगी होगी। अगर समझ आई है, अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में भी बताइएगा। नहीं समझ आई, नहीं अच्छी लगी तो भी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि कहाँ कमी रही है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें। और इस क्लास को और इस चैनल के लिंक को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर कीजिएगा ताकि और बच्चे भी इस चैनल से जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।